विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। संविधान के भाग 9 क में थे, नगर पालिकाओं के संबंध में कर रहे थे, नगरीय प्रशासन के संबंध में कर रहे थे। अब कर रहे हैं हम आगे नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो मैंने बता दिया था आपको कि पहले बैरेक से आपने सारे आर्टिकल की हेडिंग्स याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नगर पालिकाओं का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत यानी नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। आपके सामने उदाहरण है तपोवन, ठीक है। नगर पालिका परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। अब बड़े नगर वैसे तो बहुत बड़े नगरों के लिए होता है, बट जैसे उत्तराखंड में जो नगर हैं उनका आकार छोटा है पर फिर भी नगर निगम बना दिए गए हैं। जैसे ऋषिकेश नगर निगम है ना, रुड़की नगर निगम। पहले एक ही नगर निगम था हमारे यहाँ देहरादून, पहले क्या था। तो धीरे धीरे करके नगर निगमों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है और अलग अलग जगहों पर मांग उठ रही है कि नगर निगम बनाया जाए इसे, है ना, ठीक है भाई। तो किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ध्यान रखना, राज्यपाल द्वारा, क्या राज्यपाल द्वारा ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। वहां पर नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। ये सब जो हमने पढ़ा ये आर्टिकल 243 क्यू में पढ़ते हैं। इसको कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 243 क्यू। इसके बाद मैं बता रहा हूँ नगर पालिकाओं की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, है ना। निर्वाचक नामावली तैयार करना किसका काम है? पंचायत और नगर पालिका के लिए निर्वाचक नामावली जो तैयार करता है और राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देखोगे आपने छोटे छोटे वार्ड मेंबर होते हैं आपके, एक वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, बोलते हो ना आप कि भी ये हमारा पार्षद है, ये हमारा क्या है, काउंसलर है ना। तो जिन्हें वार्ड कहा जाता है। किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। कौन? राज्य का विधानमंडल नगर विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। जैसे नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यानी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में कुछ व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। जैसे ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, लेकिन मैंने कहा ऐसे व्यक्ति नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने के अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उस निर्वाचक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका क्षेत्र पूर्णता या भागता आता है। जो एमएलए होंगे, जो एमपी होंगे, जो एमएलसी होंगे, वो सब क्या होंगे, उस मतलब उसमें क्या नगर पालिका में क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वो, ठीक है। मैंने बताया लोकसभा या राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उस निर्वाचक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें नगर पालिका क्षेत्र या तो पूर्णता या भागता आता है। अगला बता रहा हूं मैं, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। इतना समझ में आ गया। चौथा, वार्ड समितियों के अध्यक्षों का,
ऐसी नगर पालिकाएं जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 243S में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 243S। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। वार्ड समितियों के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा या करता है, ये करती है। इतना समझ में आ गया? छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, जब पेपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वहाँ पे समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला, स्थानों का आरक्षण भाई, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नगर पालिका में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 243T के तहत किया गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायत के समान है। यथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान इन वर्गों की स्त्रियों यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों सभी वर्गों की यानी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों, निर्वाचन क्षेत्र कौन होते हैं? नगर पालिका के वार्ड्स होते हैं। वार्डों में चक्रानुक्रम बाय रोटेशन से आवंटित किए जा सकेंगे। मैं तेज इसलिए पढ़ रहा हूं, सेम लैंग्वेज सेम चीजें आपने पंचायतों में पढ़ी, वही चीज आप कहाँ पढ़ रहे हो? नगर पालिकाओं में पढ़ रहे हो। तो मैं स्पीड में पढ़ रहा हूं, ठीक है। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है, विधानमंडल को दिया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परंतु राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों या अध्यक्षों के पद हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा सन 2000 से, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ ओबीसी के लिए भी क्या होता है? आरक्षण होता है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा सन 2000 में अपने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना क्लियर हो गया? अगला है नगर पालिकाओं की अवधि। जैसे हमने पंचायतों के लिए पढ़ा, डिट्टो वैसा ही है लगभग। ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगी। उसे 5 वर्ष के पूर्व भंग किया जा सकता है, किंतु भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल यानी 5 वर्ष की समाप्ति से पहले करा दिया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होता है या निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करेगी। ये ध्यान रखना है आपने। पंचायत में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि भाई अगर 3 साल तक पंचायत चली और उसके बाद विघटित हो गई, भंग हो गई, है ना, तो 2 साल काम करेगी, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है ना। और ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर भी क्या होगा? शेष अवधि तक कार्य करेगी। यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम का हो तो उसके लिए निर्वाचन कराना 6 माह के भीतर आवश्यक नहीं होता है। क्लियर हो गया? अगला पढ़ना हमने सदस्यता के लिए अयोग्यताएं एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि नंबर 1 वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन अयोग्य है। यानी राज्य विधानमंडल ने क्या किया है? निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कोई विधि बनाई और उसके अधीन अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा। क्लियर हो गया? नंबर 2, यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो भाई यहाँ पर 21 साल होती है उम्र। कितनी होती है? प्रधान बनना है, वार्ड मेंबर बनना है, आपने गांव में या आपने शहर में नगर पालिका अध्यक्ष बनना है या पार्षद बनना है, तो यहाँ पे उम्र कितनी है भाई? 21 वर्ष।
नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। विधानसभा जिस प्राधिकारी को विहित करेगी उसके द्वारा ही किया जाएगा। इतना समझ में आ गया। नगर पालिकाओं की शक्ति एवं प्राधिकार, नगर पालिकाओं की शक्ति एवं प्राधिकार, तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह उसे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। आर्टिकल 243W में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 243 के W में लिखा हुआ। ऐसी विधि में नगर पालिका को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अधोलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। नंबर 1, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने वहां पर भी पढ़ा था पंचायतों में, है ना। लगभग वैसा ही है जैसे हमने वहां पढ़ा। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए योजनाएं तैयार करने में। नंबर 2, ऐसा कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाएं, जो उन्हें, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। 12वीं अनुसूची मैंने बता दी कौन कौन सी हैं। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। ठीक है। फिर है कर अधिरोपण की शक्ति, यानी पावर टू इम्पोज टैक्सेस। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। नंबर 1, उसे कर, शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल। किसको? नगर पालिका को। किसको भाई? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। नंबर 1, उसे कर, शुल्क। क्या अंतर होता है कर और शुल्क में? डिफरेंस क्या होता है कर और शुल्क में? एक होता है टैक्स, एक होता है शुल्क। क्या अंतर होता है? कर बिना किसी सेवा के लिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स। यार सरकार ने आपके लिए कुछ किया, आपने अपने आप अपना दुकान खोल, जो भी किया मतलब कार्य किया, उस पर टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया आपकी इनकम पर। भाई सरकार ने आपको कोई सहायता नहीं दी थी, आपने माना, जैसे माना इंस्टीट्यूट ही है, तो आपने अपने पैसे से इंस्टीट्यूट खोला, अपने पैसे से प्रचार किया, अपने पैसे से क्या किया, सारी चीज़ें व्यवस्था की, बच्चे आए पढ़े। जहाँ आपने एक लिमिट को पार किया वहीं आप पर क्या लग गया? इनकम टैक्स लग गया। तो बिना किसी सेवा के जब सरकार इम्पोज करती है उसको टैक्स बोलते हैं, और सेवाओं के बदले में जब वो लेती है तो उसको शुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्किंग बना दी आपके लिए। क्या बना दी? आपने पार्क कर दी, कुंभ नहाने जा रहे थे, पार्किंग थी नगर निगम की, शुल्क में पड़ेगा वहाँ पर आप क्या बोलोगे? शुल्क। क्या बोलोगे? या आपके लिए शौचालय बना दिए, 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो शुल्क है वो। क्या है? तो उसे कर, शुल्क, फीसें और पथकर, रास्ते पर जो कर लगता है, पथकर अधिरोपित करने, पथ मतलब रास्ता, है ना, अधिरोपित करने, इम्पोज करने, संग्रहित करने, कलेक्ट करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित यानी असाइन कर सकता है। नंबर 3, नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। इतना समझ में आ गया? समझ में आया भाई? चौथा, नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसे निधियों में से धन के निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। क्लियर हो गया? बाकी राज्य वित्त आयोग के संबंध में मैं बता चुका था। जब मैं पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग बता रहा था तो नगर पालिकाओं के लिए भी मैंने बता दिया था, आपको बताया था। और निर्वाचन आयोग के बारे में भी मैंने बता दिया था कि कज़ा 243K 243ZA क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जिला योजना समिति के बारे में बता दूं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी
किसके बारे में? इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिला योजना समिति है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, आर्टिकल 243 ZD। सबसे पहले तो आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी। क्या करेगी? जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करेगी या प्रारूप तैयार करेगी। भाई प्लानिंग कमीशन पढ़ा था आपने, एनडीसी पढ़ा था, राष्ट्रीय विकास परिषद, लगभग वैसे समझ लीजिए कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होती है जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट डीपीसी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी। ये क्या करती है? जिले में पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। ठीक है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसी समितियों में स्थानों के भरे जाने और उनका अध्यक्ष चुने जाने की रीति तथा उनके कार्यों आदि के संबंध में उपबंध कर सकेगा। कौन? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल जिला योजना समिति की संरचना कैसी होगी कौन बताएगा? राज्य विधानमंडल बताएगा। जिला योजना समिति में स्थान कैसे भरे जाएंगे, उनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, उसको उसके अध्यक्ष को चुनाव करने की रीति क्या होगी और उसके कार्य क्या होंगे, इस संबंध में जो बंद करने का अधिकार है वो किसका? राज्य विधानमंडल का है। क्लियर हो गया? परंतु ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 4/5 भाग सदस्य यानी 4/5 जो मेंबर्स होंगे, ऐसी समिति के कुल सदस्यों के 4/5 मेंबर जो होंगे वो जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजेगा। जिला योजना समिति का अध्यक्ष क्या करेगा? समिति द्वारा अनुमोदित, ओके है ना, अप्रूव्ड, अप्रूवल जो जिसमें मिल जाएगा, अनुमोदित विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजेगा। क्लियर हो गया? अब जैसे जिला योजना समिति होती है वैसे एक और पॉइंट होता है महानगर योजना समिति, कमेटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, कमेटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। इसके बारे में बता देता हूँ। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों को भरे जाने, उसके अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति, उसके अध्यक्ष के कार्यों या उस समिति के कार्यों आदि के बारे में बंद कर सकता है। ये बता चुका हूं मैं पहले ऊपर भी, है ना। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य, अब यहाँ पर 2/3 याद करना, ऊपर कितना याद किया आपने? 4/5 किसमें? जिला योजना समिति में। लेकिन महानगर योजना समिति में क्या याद करना आपने? 2/3। वहाँ क्या था? 4/5। वहाँ क्या था? जिला योजना समिति में 4/5 और महानगर योजना समिति में 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं को राज्य को भेजेगा। ये आर्टिकल 243 ZE में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 243 ZE। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक। कितना हो गया? ठीक है। थोड़ा मैं शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में कुछ और चीजें बता देता हूँ। कुछ शब्द आते हैं जिनके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है। तो भाई इसकी स्थापना सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा होती है। सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा होती है, इसलिए इसे नोटिफाइड एरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है।
यह नगर पालिका की भांति पूर्णतः निर्वाचित ना होकर एक मनोनीत संस्था होती है। क्या होती है भाई? इतना ही लिखना होता है भाई 20 शब्दों में। अगर आपके पास आ गया लिखने के लिए कि नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है, तो आपने बोलना नगर पालिकाओं की भांति पूर्णतः निर्वाचित ना होकर एक मनोनीत संस्था है, यह राज्य म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत होती है। किसके अंतर्गत? राज्य म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत होती है, जिसके कुछ स्वतंत्र शक्तियां दी जाती हैं, जिसे कुछ स्वतंत्र शक्तियां दे दी जाती हैं। इसका निर्माण 2 प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1, औद्योगिकीकरण के कारण विकसित होते नए शहर, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिन शहरों में हो रहा है वहां पर क्या होगा? नोटिफाइड एरिया होगा। क्या होगा? औद्योगिकरण के कारण विकसित होते नए शहर। और दूसरा, ऐसे शहर जिनमें अभी म्युनिसिपल सरकार का निर्माण संभव ना हो। जहां पर म्युनिसिपल सरकार का निर्माण संभव ना हो, ऐसे जगहों को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया जाता है नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार के गजट में। ठीक है। एक होता है टाउन एरिया कमेटी। क्या होती है? टाउन एरिया कमेटी एक अर्ध नगरीय पालिकी समिति संस्था है, अर्ध नगर पालिकी संस्था है। नगर पालिका समझ रहे हो? आधी अर्ध नगर पालिकी संस्था है, जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। क्या की जाती है? सीवेज और सड़क पर प्रकाश की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसका निर्माण सामान्यतः छोटे कस्बाई नगरों को प्रशासन हेतु किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः मनोनीत हो सकती है। यह राज्य विधानसभाओं से अलग अधिनियमों द्वारा निर्मित होती है। क्लियर हो गया? फिर कभी कभी सुना होगा आपने छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जैसे मेरे ख्याल से रुड़की में अगर आप जाएंगे वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है नहीं, रुड़की तो नगर निगम है भाई, लेकिन एक एरिया होगा आर्मी का जो होगा, छावनी परिषद। 1924 में केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया था, जिसका स्थान अब छावनी परिषद अधिनियम 2006 ने ले लिया है। 1924 छावनी परिषद अधिनियम का स्थान किसने ले लिया है? छावनी परिषद अधिनियम 2006 ने ले लिया है। इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया है। छावनी परिषदें आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत होती हैं। वर्तमान में देश में 62 छावनी परिषदें हैं, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर पहली, दूसरी व तीसरी श्रेणी में विभाजित किया गया है। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। कितने वर्ष के लिए भाई? 3 वर्ष के लिए। कैंटोनमेंट क्षेत्र का कमांडिंग ऑफिसर इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। कमांडिंग ऑफिसर सीओ जो होंगे वही क्या होंगे? प्रशासनिक अधिकारी होंगे। आर्मी वाला जो एरिया होगा देखा होगा आपने, देखा है? साफ सुथरा बिल्कुल हर चीज एप्पल पाई ऑर्डर में। कहाँ देखा? कानपुर कैंट है, मेरठ कैंट है, रुड़की में भी है, रुड़की में भी होना चाहिए। देहरादून कैंट है? चलो, पत्तन परिषद, पोर्ट ट्रस्ट। पत्तन परिषद मतलब पोर्ट ट्रस्ट। इसका निर्माण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों के लिए किया गया है। इसका मूल उद्देश्य नंबर 1, पत्तन का प्रबंध एवं रक्षा। पत्तन समझते हो? पोर्ट, सी पोर्ट सुने हैं, समुद्र के किनारे, बंदरगाह, पोर्ट्स, पत्तन। तो पत्तन का प्रबंध यानी मैनेजमेंट और उसकी रक्षा। नंबर 2, नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। क्या करना? पत्तन परिषदों का निर्माण संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है पत्तन परिषदों का निर्माण। इस लाइन को पकड़कर यूपीएससी प्रश्न बना सकती है। क्या कर सकती है? पत्तन परिषदों का निर्माण संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। सामान्यतः इसके चेयरमैन पत्तन के अधिकारी ही होते हैं। क्लियर हो गया? एक होता है टाउनशिप। क्या होता है? एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कॉलोनी का नगरीय प्रबंध करने के लिए टाउनशिप की स्थापना की जाती है। टाउनशिप का नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, जिसे सामान्यतः कंपनी के इंजीनियर अथवा अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया? टाउनशिप। तो इसमें 20-20 शब्दों में लिखने के लिए आता मुख्य परीक्षाओं में, तो कृपया इग्नोर ना करें, उसको क्या कर लें, मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और उसको लिखना, बिना देखे लिखने की प्रयास करें। इतना समझ में आ गया?
इसके बाद में अगला कराऊंगा आपको पार्ट 9B, संविधान का भाग 9 सहकारी समितियां यानी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बारे में छोटा टॉपिक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना काफी।